प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम कार्मिक प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्मिक प्रशासन का अर्थ, परिभाषाएं, कार्मिक प्रशासन के उद्देश्य, कार्मिक प्रशासन की विशेषताएं, कार्मिक प्रशासन का क्षेत्र, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसे जैसे मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के संसाधनों का सहयोग लिया जाने लगा। मानव सभ्यता का विकास संगठनात्मक प्रयासों एवं संसाधनों पर निर्भर करता है। अर्थात मानव सभ्यता के विकसित होने में विभिन्न प्रकार के संगठन, संस्थाएं और संसाधनों का योगदान रहा है। भौतिक एवं मानवीय संसाधनों में मानव श्रम शक्ति महत्वपूर्ण होती है। अर्थात जो संसाधन होते हैं वो दो प्रकार के संसाधन होते हैं, भौतिक संसाधन और मानव संसाधन, और उनमें मानव संसाधन ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो भौतिक संसाधन है उनका सदुपयोग मानवीय कुशलताओं पर निर्भर करता है। ऐसे में लोक प्रशासन में कार्यरत कर्मचारियों का विकास करना सरकार का नैतिक दायित्व बन जाता है कि सरकार के संगठनों में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनमें कुशलता का विकास किया जाए, उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाया जाए। क्योंकि लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन होता है, इसलिए ये दायित्व भी सरकार का है कि वो कर्मचारियों का विकास करे। इसके जो अन्य कारण हैं कि भाई सरकार का नैतिक दायित्व क्यों है, वो हैं कर्मचारी सरकार के संरक्षण में कार्य करता है। कर्मचारी की जो नियोक्ता है, नियुक्ति देने वाला है, वो सरकार होती है, और वो कर्मचारी के कल्याण के हित में कुशलताओं को बढ़ाए, ये आवश्यक होता है। कुशल एवं संतुष्ट कर्मचारियों के बिना कोई भी संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। सरकार की जो छवि है वो कार्मिकों या कर्मचारियों की कार्यशैली से जुड़ी हुई रहती है। जैसी कर्मचारियों की कार्यशैली होगी, कार्य को अटकाने वाली है या कार्य को शीघ्रता से संपन्न करने वाली है, उसी के आधार पर सरकार की छवि बन जाती है। राज्य के दायित्वों की पूर्ति और क्रियान्विति में कर्मचारी वर्ग ही एकमात्र विश्वव्यापी रास्ता है। यानी राज्य के जो दायित्व हैं और उन दायित्वों को जब निर्वाह करता है तो मानव संसाधन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्मिक प्रशासन, इसका अर्थ हरमन फाइनर ने कहा है कि लोक प्रशासन में जो सेवी वर्ग होता है, यानी कि जो स्टाफ होता है, वो लोक प्रशासन का सबसे बड़ा या सर्वोच्च तत्व होता है। और सुगठित और सुविचारित स्टाफ या सेवी वर्गीय प्रशासन ही किसी प्रशासनिक संगठन की सफलता का आधार होता है। यह एक महत्व है कि सेवी वर्ग लोक प्रशासन का सर्वोच्च तत्व है और सुगठित सेवी वर्ग
किसी संगठन की सफलता का आधार है। फेलिक्स निग्रो ने भी कहा है कि कार्मिकों की कुशलता एवं योग्यता संगठन की सफलता को निर्धारित करती है। कार्मिक जितने कुशल होंगे, योग्य होंगे, वह संगठन अपने लक्ष्यों या दायित्वों को सफलतापूर्वक प्राप्त करता रहेगा। कार्मिक प्रशासन को सेवी वर्गीय प्रशासन या स्टाफ प्रबंध या जनशक्ति प्रबंध के नाम से भी जाना जाता है। कार्मिक प्रशासन में जैसे कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, वर्गीकरण, पदोन्नति, वेतन भत्ते, अनुशासनात्मक कार्रवाई, अवकाश, आनुषंगिक लाभ, परिवेदना निवारण, पेंशन तथा सेवानिवृत्ति, इन क्रियाओं को समाहित किया जाता है। कार्मिक प्रशासन की परिभाषाएं। पिगर्स एवं मायर्स के अनुसार कार्मिक प्रशासन कार्मिकों की क्षमता को विकसित करने की विधि है। इससे उन्हें अपने कार्य से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो और संस्था को उनके परिश्रम का लाभ मिले। हॉवार्ड डर्क के अनुसार सेवी वर्गीय प्रशासन एक गतिशील कार्य से संबंधित विचार है जो मानव संसाधन का विकास एवं उपयोग और व्यवसाय के उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति के लिए संभव करता है। अर्थात सेवी वर्गीय प्रशासन मानव संसाधन के विकास, मानव संसाधन के उपयोग और किसी व्यवसाय के जो उद्देश्यों की प्राप्ति है उनको संभव बनाता है। अमेरिकन सिविल सोसाइटी के अनुसार ये गलत लिखने में आ गया है, इसको अमेरिकन सेवी वर्ग सोसाइटी पढ़ा जाए। अमेरिकन सेवी वर्ग सोसाइटी के अनुसार कार्मिक प्रशासन सक्षम कार्यदल को प्राप्त करना, यानी कि एक अच्छी टीम को प्राप्त करना, उसे विकसित करना, यानी कि प्रशिक्षण देना तथा संधारण करने की कला है। संधारण से मतलब होता है कि जो गुण उनमें विकसित किए गए वो गुण उनमें बने रहें, स्किल उनकी बनी रहे, कौशल उनका बना रहे, जिससे संगठन के उद्देश्यों को जनशक्ति का पूर्ण उपयोग करके तथा न्यूनतम लागत पर प्राप्त किया जा सके। मार्शल ई डेमोक इन्होंने कहा है कि जो कार्मिक प्रशासन है इसमें कर्मचारियों की नियुक्ति, रोजगार लक्ष्यों का नियमन से संबंधित प्रक्रियाएं समाहित की जाती हैं। एडविन फिलिप्पो ने कहा है सेवी वर्ग प्रबंध, कार्मिक प्रशासन को सेवी वर्ग प्रबंध भी कहते हैं। सेवी वर्ग प्रबंध कार्य करने वाले लोगों को नियोजित, संगठित, निर्देशित एवं नियंत्रित करना होता है। एम.डब्ल्यू. क्यूमिंग इन्होंने कहा है कि सेवी वर्ग प्रबंध का संबंध एक संगठन के लिए श्रेष्ठ कर्मचारी प्राप्त करना, प्राप्ति के पश्चात उसकी देखभाल करना, जिससे कि वो संगठन में बने रहें और अपने कार्यों में सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकें। इससे सेवी वर्ग प्रबंध का संबंध होता है। कार्मिक प्रशासन की विशेषताएं। कार्मिक प्रशासन प्रशासनिक संगठन में कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित होता है। कार्मिक प्रशासन संगठन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति में आवश्यक होता है। कार्मिक प्रशासन कर्मचारियों को संगठन में लाने, संगठन में बनाए रखने
उनके व्यक्तिगत और सामूहिक विकास से संबंधित कार्य करता है। कार्मिक प्रशासन कर्मचारियों की संतुष्टि के स्तर से प्रभावित होता है। कार्मिक प्रशासन कर्मचारियों की क्षमताओं तथा संतुष्टि को समझते हुए अन्य संसाधनों का सदुपयोग निश्चित करता है। कार्मिक प्रशासन संगठनात्मक विकास के लिए एक आवश्यक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। कार्मिक प्रशासन समग्र प्रशासन का एक भाग होता है और समग्र प्रशासन के कार्मिक मामलों से यह संबद्ध होता है। कार्मिक प्रशासन के उद्देश्य। जैसे इसका पहला उद्देश्य होता है किसी संगठन के लिए कार्मिक नीति का निरूपण करना। कार्मिक नीति या कार्मिक से संबंधित कार्यक्रमों इनका निरूपण करना, नियोजन करना। इसमें दूसरा जो कार्य है कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति तथा अन्य सेवा शर्तों का नियमन करना, यह भी कार्मिक प्रशासन का उद्देश्य है। तीसरा है सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का निरूपण करना। चौथा है कार्मिकों का मनोबल उच्च बनाए रखना। पांचवा है परिवर्तित परिस्थितियों में कार्मिक नीतियों का पुनरीक्षण करना, यानी कि उनको जांचना। संगठन में कार्य कुशलता बढ़ाना तथा अनुशासन को बनाए रखना। संगठन के लक्ष्यों को सामाजिक उपादेयता के रूप में ढालना। संगठन के जो लक्ष्य हैं वो ऐसे हों जो सामाजिक रूप से भी उपयोगी हों, समाज के लिए उपयोगी हों। कर्मचारियों में अपनत्व और उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना। कार्मिक परिवेदनाओं अर्थात कर्मचारियों की जो शिकायतें होती हैं उनके निवारण की व्यवस्था करना। संगठन की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के प्रयास करना। अनुसंधान एवं नवाचार प्रयासों को बढ़ावा देना। संगठनात्मक कुशलता अर्थात जो संगठन है उसकी कुशलता, उसकी कार्य कुशलता, उस कार्य कुशलता में विकास में सहायक सिद्ध होने वाले कदम उठाना, ये कार्मिक प्रशासन के उद्देश्य होते हैं। अब अगला अध्ययन का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्मिक प्रशासन का क्षेत्र या विषय वस्तु। उद्देश्य के बाद में क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। कार्मिक प्रशासन का जो कार्य क्षेत्र है वो व्यापक यानी बहुत बड़ा और गंभीर प्रकृति का होता है, क्योंकि कार्मिक प्रशासन के माध्यम से ही संगठन में योग्य या अयोग्य कार्मिक भर्ती होते हैं और
कार्मिक प्रशासन से संबद्ध जो नीतियां होती हैं, नियम होते हैं, उन कार्मिकों की वजह से वो प्रभावित होती हैं। अतः संगठन की कार्यकुशलता या संगठन की छवि कार्मिक प्रशासन से प्रभावित होती है। कार्मिक प्रशासन में जो तत्व समाहित किए जाते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं, वो कार्मिक प्रशासन का क्षेत्र, कार्मिक प्रशासन की विषय वस्तु या कार्मिक प्रशासन के तत्व कहलाते हैं। इनमें पहला है कार्मिक नीति का निर्माण करना। नीति एक आधार होती है जिस पर किसी कार्य या कार्यक्रम का भविष्य निर्भर होता है। नीति मार्गदर्शन का कार्य भी करती है और जो कार्य किया जाना है उसको नियंत्रित भी करती है। कार्मिक प्रशासन की जो कुशलता है वो एक स्वस्थ कार्मिक नीति पर निर्भर करती है। अतः यह कार्मिक प्रशासन का प्राथमिक दायित्व होता है कि वे संगठन के लक्ष्यों, संगठन की आवश्यकताओं या देशकाल की परिस्थिति के अनुसार कार्मिक नीति का निर्माण करें। कार्मिक नीति में कर्मचारियों के वर्गीकरण, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वृत्त का विकास, वेतन एवं भत्ते, पेंशन, अनुशासनात्मक कार्रवाई, इनको शामिल किया जाता है। एक अच्छी और व्यवहारिक कार्मिक नीति उद्देश्यपरक होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए, समानता की समर्थक होनी चाहिए, स्पष्ट और निष्पक्ष होनी चाहिए, समन्वयकारी होना चाहिए, सभी पक्षों को स्वीकार होनी चाहिए, समय के अनुकूल हो और संतुलन के गुणों से भरपूर होनी चाहिए। कार्मिक प्रशासन के क्षेत्र का जो दूसरा तत्व है वो है पद वर्गीकरण। एक समान योग्यता वाले या एक समान वेतन और दायित्वों के जो पद होते हैं उनको एक श्रेणी में वर्गीकृत या विभाजित कर लिया जाता है। इससे वेतन, प्रशिक्षण और पदोन्नति से संबंधित जो कार्य होते हैं वो सरलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं। तीसरा क्षेत्र है भर्ती। योग्य और उपयुक्त व्यक्ति को संगठन में लाना ये भर्ती कहलाता है। किसी भी संगठन की कार्यकुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह भर्ती का आधार कितना निष्पक्ष था या प्रभावी था। योग्यता आधारित और निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था में कर्मठ और प्रतिभावान व्यक्ति संगठन को प्राप्त होते हैं। भर्ती के लिए योग्यता का निर्धारण करना, पदों के विज्ञापन, प्राप्त आवेदनों की छटनी, भर्ती हेतु परीक्षा का आयोजन, साक्षात्कार और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करवाना कार्मिक प्रशासन का ही कार्य होता है। अगला क्षेत्र है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों के ज्ञान, कौशल, उनकी अभिवृद्धि, मनोबल तथा समन्वय में अभिवृद्धि होती है, वृद्धि होती है, क्षमतावर्धन होता है। प्रशिक्षण भी कार्मिक प्रशासन का एक प्रमुख कार्य होता है। संगठन में विभिन्न पदों पर जो कार्मिक कार्य करते हैं उनके लिए आवश्यक है कि यथा आवश्यक उनको प्रशिक्षण दिया जाए। संगठन उनके लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करे। वर्तमान में जो मानव संसाधन विकास की अवधारणा चल रही है उसमें सेवाकालीन प्रशिक्षण को महत्व दिया जा रहा है।
सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्य की प्रकृति, तकनीक तथा कार्मिकों की कमियों के अनुसार किसी भी प्रणाली पर आधारित हो सकती है। आज प्रशिक्षण से पूर्व कार्मिक प्रशासन के द्वारा कार्मिकों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का भी अध्ययन करवाया जाता है। पदोन्नति, योग्य और श्रेष्ठ कार्मिकों को संगठन में भर्ती करने के पश्चात उन्हें संगठन में बनाए रखने के लिए या उनको प्रेरित करने के लिए पदोन्नति की व्यवस्था की जाती है। कर्मचारियों को पदोन्नति के माध्यम से संतुष्टि प्राप्त मिलती है, संतुष्टि प्राप्त होती है और वो उसे अच्छे कार्य का पुरस्कार मानते हैं। पदोन्नति को आंतरिक भर्ती भी कहा जाता है। इसमें कार्मिक निम्न पद से उच्च पद पर जाता है। पदोन्नति का आधार योग्यता, वरिष्ठता अथवा दोनों, योग्यता और वरिष्ठता का संयुक्तिकरण हो सकता है। पदोन्नति कार्मिक प्रशासन का एक संवेदनशील मुद्दा बना रहता है, क्योंकि पदोन्नति प्रक्रिया की कुछ कमियां हैं जो कार्मिकों की कार्यशैली को प्रभावित करती हैं। वेतन, भत्ते एवं आनुषंगिक लाभ। प्रत्येक कार्मिक को कार्य निष्पादन के पश्चात नियमानुसार पारिश्रमिक दिया जाता है। प्रत्येक कार्मिक को उसकी योग्यता, पद के दायित्व, पद स्तर, सेवा की अवधि, कार्य की प्रकृति या सेवा नियमों के अनुसार वेतन दिया जाता है। निर्धारित वेतन के अलावा कुछ भत्ते भी दिए जाते हैं, जैसे ओवर टाइम भत्ता, रिस्क भत्ता, यात्रा व्यय भत्ता आदि भत्ते भी दिए जाते हैं। आनुषंगिक लाभ में जैसे वर्दी, अवकाश, ऋण लेने की सुविधा, चिकित्सा व्यय पुनर्भरण, आवास और एलटीसी जैसी सुविधाएं कार्मिकों को दी जाती हैं और ये सभी कार्मिक प्रशासन के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। निष्पादन मूल्यांकन तथा सेवा अभिलेख संधारण। कर्मचारियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य का एक निर्धारित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसा करना संगठन और कर्मचारी दोनों के हित में होता है। सामान्य भाषा में इसे वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन भी कहा जाता है, जो कर्मचारी की पदोन्नति में सहायक दस्तावेज होता है। प्रत्येक कर्मचारी की एक निजी सेवा पुस्तिका संबंधित विभाग द्वारा संधारित की जाती है। इसमें कर्मचारी की नियुक्ति, वेतन, अवकाश, पदोन्नति और प्रशिक्षण से संबंधित ब्यौरा रखा जाता है और ये सभी प्रक्रियाएं या कार्य कार्मिक प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं आचार संहिता। अनुशासन और नियंत्रण, ये दोनों किसी संगठन को जीवंत बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। लोक सेवाओं में अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ कानून भी बनाए गए हैं और प्रत्येक कार्मिक से यह अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है कि वह उन नियमों का पालन करे। लेकिन नियमों के उल्लंघन की स्थिति में, अनुशासन तोड़ने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। यह कार्रवाई कार्मिक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य होती है। लोक सेवाओं में कर्मचारी के व्यवहार को नियंत्रित करने
उनमें नैतिकता का स्तर बनाए रखने के लिए आचार संहिता निर्मित की जाती है। कार्मिक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित कुछ अन्य गतिविधियां भी होती हैं, जैसे कर्मचारियों की शिकायत का निवारण करना, कर्मचारियों की प्रशंसा करना, उनको पुरस्कार या प्रोत्साहन देना, कर्मचारियों को कैरियर निर्माण के अवसर उपलब्ध कराना, जैसे उच्च अध्ययन के लिए भेजना, कार्मिक संगठनों से वार्ता करना, कार्मिक पक्ष पर अनुसंधान करना या कार्मिक पक्ष पर नवाचार करना, कर्मचारियों का स्थानांतरण करना और पेंशन और सेवानिवृत्ति से संबंधित कार्य, ये सभी कार्मिक प्रशासन के क्षेत्र में समाहित होते हैं। इस प्रकार आज हमने कार्मिक प्रशासन का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, उद्देश्य और कार्मिक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।